हेलो स्टूडेंट। हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज कैसा क्वांटिटीज है और चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। हम लोग चार्ज के कुछ और प्रॉपर्टीज को अभी देखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके, आइदर उसमें इलेक्ट्रॉन को एडअप करके या उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं, है ना। सो उसी से रिलेटेड एक और टर्म है, ठीक है ना, एक और प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से या इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से डेवलप होगा। तो हम लोग किसी बॉडी में एक चार्ज डाल सकते हैं या दो चार्ज डाल सकते हैं या 100 चार्ज डाल सकते हैं। क्या हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में 1.5 चार्ज डाल सकते हैं? क्या ये 1.5 चार्ज डाल सकते हैं, ये बोलना एक मीनिंगलेस टर्म हो जाएगा। इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एन इंटू ई, और प्लस माइनस ले सकते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन एडअप किया है तो उसमें निगेटिव चार्ज आएगा, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो निगेटिव चार्ज आएगा। जहां पे ये जो एन है ना, ये एक होल नंबर है, यानी कि एन की वैल्यू 0 हो सकता है। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज 0 भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ई के इक्वल भी हो सकता है, माइनस ई के इक्वल भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस भी ले लिया, यानी कि एन की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस तरह से कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल में है। हाँ, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है ना, क्वांटाइज्ड है। ई के मल्टीपल में, ई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है, उस टर्म में किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो चूंकि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से डेवलप होता है, और इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा ई के मल्टीपल में होगा, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है ना। चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि चार्ज जो है ना वो इनवेरिएंट है विद वेलोसिटी से। इस इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे अभी। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट वेरिएंट विथ वेलोसिटी। इसको समझने के लिए मैं मास से रिलेटेड एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े थे तो वहां पे बोले थे कि जो मास होता है ना वो वेरिएंट होता है विथ वेलोसिटी से। तो ये बोलने का मेन पर्पस क्या था कि जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एक पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है ए। ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इसका मास कितना है? मास ऑफ दिस पार्टिकल, मास ऑफ दिस पार्टिकल बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम नॉट। इस एम नॉट को कभी कभी हम लोग रेस्ट मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। दिस इज रेस्ट मास, यानी कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसका मास एम नॉट है। अब इस ऑब्जेक्ट को दोहरा दो, है ना। तो जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, सेम ऑब्जेक्ट मैंने लिया और मैंने उसमें एक वेलोसिटी प्रोवाइड किया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी आप जानते हो। मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी बाई सी का
होल स्क्वायर, जहां पे c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा है, स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, ये आप पढ़े होगे, जो नहीं पढ़ा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कुछ मास है और मूविंग कंडीशन में कुछ और मास है, बट जब हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स को जब पढ़े हैं उसमें मास को तो कांस्टेंट लेते थे, इवन ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा होता था। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, हम लोग जो डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, या जिस ऑब्जेक्ट या जिस पार्टिकल का अभी तक आपने डिस्कशन किया है, उसकी वेलोसिटी बहुत छोटी होती है लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, ठीक है ना। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 3000 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत बड़ी वेलोसिटी है। आप जब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत बड़ी वेलोसिटी है। डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसकी इतनी बड़ी वेलोसिटी तो होती ही नहीं है। इवन एरोप्लेन का भी वेलोसिटी निकालोगे तो इतना बड़ा वेलोसिटी जनरेट होकर के नहीं आएगा, इससे बहुत ही छोटा वेलोसिटी होगा। तो जस्ट मान लेते हैं कि इतना किसी के पास वेलोसिटी है ना, तो मास कितना चेंज होगा वो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। मास कितना चेंज होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये वैल्यू कितना बड़ा वैल्यू का है। तो इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा v/c को, तो ये आएगा 3000, और लाइट का स्पीड कितना है 3 × 10⁻⁸, तो ये फाइनली आएगा 10⁻⁻5, और इसका भी स्क्वायर करना है हमको यहाँ पे। यानी कि ये जो टर्म आएगा v/c का होल स्क्वायर, v/c का होल स्क्वायर आएगा 10⁻⁻10। आप खुद ही सोच के बोल सकते हो कि 1 - 10⁻⁻10 रखो, इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को, जब ये v/c का होल स्क्वायर 10⁻⁻10 है, इस 1 - v/c का होल स्क्वायर को अगर मैं 1 भी बोल दूं तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग जिस पार्टिकल के बारे में अभी तक डिस्कशन किया करते थे, उसके मास को कांस्टेंट लिया करते थे, बट एक्चुअली में थ्योरेटिकली अगर देखो तो मास क्या है, वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। और इसीलिए हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि मास इज वेरिएंट विथ वेलोसिटी, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं सेम प्रोसीड्यूर पार्टिकल के लिए देखता हूं, तो क्या पार्टिकल का जो मास है, पार्टिकल का जो चार्ज है, वो वेलोसिटी के साथ वेरी करेगा? तो इसको देखते हैं अभी। इसको मैं हटाता हूं, देखो सो हमने यहां पे क्या लिखा था कि जो चार्ज है, चार्ज इज वेरिएंट विथ वेलोसिटी, ऐसा हमने बोला है, ठीक है ना। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है ए, जिसका चार्ज है, ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है, ये दौड़ नहीं रहा है, तो इसका चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ ए इक्वल टू Q0 है रेस्ट कंडीशन में, है ना। अब मैं क्या करता हूं ना, इस चार्ज को, इस पार्टिकल को मूव करा देता हूं। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा Q0। यानी कि अगर ये मूव भी कर रहा होगा तो भी इसका चार्ज Q0 ही होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो चार्ज है वो वेरी वेलोसिटी के साथ नहीं करता है, वो वेलोसिटी के साथ वेरिएबल नहीं है, इनवेरिएंट है। इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला कि चार्ज इज इनवेरिएंट विथ वेलोसिटी। बट अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक चार्ज किसको लिखते हैं, चार्ज बाई मास के रेशियो को लिखते हैं। स्पेसिफिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वेरिएंट विथ वेलोसिटी है कि नहीं है, तो है। क्यों? क्योंकि यहां पे मास इन्वॉल्व हो गया। ये जो चार्ज है ना, ये वेरिएंट नहीं है वेलोसिटी के साथ, बट ये तो वेरिएंट है।
यानी कि अगर मैं चार्ज बाई मास का रेशियो कैलकुलेट करूं तो वेलोसिटी के साथ इसका आंसर डिफरेंट आएगा। सो इस बात को लिख सकते हैं, दिस इज वेरिएंट विथ वेलोसिटी। एक बात और याद रखिएगा, जो लेंथ होता है, ठीक है ना, या लेंथ से रिलेटेड टर्म एरिया जो होता है एंड जो वॉल्यूम होता है, ये सारे वेलोसिटी के साथ वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्कर रुका हुआ है, इसका कुछ लेंथ अभी होगा, अगर मैं इसको दौड़ा दूं तो इसका लेंथ डिफरेंट आएगा, बट चूंकि इसकी वेलोसिटी इतनी छोटी है कि लेंथ में वेरिएशन जैसा मैंने मास के केस में देखा था बहुत ही कम होगा। और इसीलिए हम लोग अभी जो डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हैं उस केस में इस मार्कर का लेंथ कांस्टेंट मानेंगे, बट रियल सिचुएशन में थ्योरेटिकली कोई बोले तो कोई भी लेंथ, कोई भी एरिया, कोई भी वॉल्यूम वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम आर वेरिएंट विथ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, चार्ज बाई लेंथ लिखोगे, और इसमें जो लेंथ है वो तो वेरिएंट है वेलोसिटी के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ भी वेरिएंट होगा, वेरी करेगा विथ वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं चार्ज पर यूनिट एरिया लिखूं, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ एरिया मैंने दे दिया है और इस पे चार्ज कुछ मैंने क्यू दे दिया है, तो ए एरिया में चार्ज क्यू है तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, क्यू बाई ए, इसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। उसी तरीके से जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम है v और इस पे चार्ज कितना है, q है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा q बाई v। ये जो सारे क्वांटिटीज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे के सेक्शंस में देखेंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब है चार्ज बाई लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब है चार्ज बाई एरिया, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है चार्ज बाई वॉल्यूम। क्योंकि इनमें से लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम ये वैरी करता है विद वेलोसिटी के साथ, और इसीलिए ये जो तीनों क्वांटिटीज है ये वैरी करेंगे वेलोसिटी के साथ। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरिएंट विथ वेलोसिटी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आर वेरिएंट विथ वेलोसिटी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं, तो ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक दो एग्जांपल करने के बाद, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो चार्जिंग के मेथड है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखो इस एग्जांपल में जो पहला एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो अपने को डिसाइड करना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी के मल्टीपल में किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो सकता है ना। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन है,
अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा इतने चार्ज के करस्पॉन्डिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है ना। सो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, तो लेट से ये जो चार्ज है, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूं n इंटू ई के इक्वल है। तो चार्ज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n मुझे कैलकुलेट करना है और e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से डेवलप हुआ है, और ये तो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज हो सकता है। सो यस, हम लोग इसका आंसर बोलेंगे यस। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बॉडी पे इतना चार्ज होना चाहिए, तो सिमिलरली हम लोग इसको भी सोल्व करने के लिए क्या मान लेते हैं, सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू n इंटू ई, ठीक है ना। और कितना चार्ज दे रखा है, 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा आया, n के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग नहीं मालूम, कैलकुलेट करना है। और e के जगह पे क्या रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से जब आप n कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आएगी 3/1.6। ये जो आंसर आएगा ये नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा, है ना। और इसीलिए बोल सकते हैं कि इतना चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है, वो ई के मल्टीपल में चार्ज आया नहीं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। सो चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, इसको और अच्छे से लिखना हो तो 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो नेक्स्ट कमिंग सेक्शन होंगे, कमिंग लेक्चर होंगे, उसमें हम लोग चार्जिंग के मेथड को समझेंगे। चार्जिंग के मेथड, वैरायटीज ऑफ मेथड है, जैसे चार्जिंग थ्रू फ्रिक्शन है, चार्जिंग थ्रू कंडक्शन है, ठीक है ना, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन है। इन सारे मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।